जैन आपको क्लास 11th हिंदी आरोह भाग 1 काव्य खंड का पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है पथिक और इसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। तो चलिए शुरू करते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी के जीवन परिचय से। इनका जन्म सन 1881 में हुआ। कहाँ हुआ? तो कोयरीपुर, जो कि जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ पर हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न, काव्यखंड हैं इनके, और मानसी फुटकर कविता संग्रह है। इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु सन 1962 में हुई। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। जो हमारे कवि हैं, यह क्या है? छायावादी जो युग है उसके पूर्व की जो खड़ी बोली है उसके महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, उसके बाद स्वयं पढ़ के ही हिंदी विषय का ज्ञान अर्जित किया, अंग्रेजी विषय का और बांग्ला और उर्दू, ये जो भाषाएं, इन सभी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। और उस समय क्या है, सभी लोग जितने भी कवि थे वह किस में लगे हुए थे? समाज सुधार के ऊपर कविताएं लिख रहे थे। परंतु इन कवि ने क्या किया, समाज सुधार के स्थान पर जो रोमांटिक प्रेम की कविताएं हैं उनको लिखा। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम दोनों मौजूद है। मतलब इनकी कविताओं में हम देश प्रेम को भी देख सकते हैं और व्यक्तिगत जो प्रेम होता है उसको भी देख सकते हैं, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया है। मतलब दोनों प्रेम में इन्होंने देश प्रेम को ज़्यादा प्रमुखता दी है। कविता कौमुदी 8 भाग में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। और इनकी जो कविता कौमुदी है वो 8 भाग में है, और उसी कविता कौमुदी में इन्होंने हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला और संस्कृत भाषा में बहुत सारी कविताओं को संकलित करके लिखा है। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, और इसी के एक खंड में क्या है, ग्राम गीत करके एक कविता वो भी यहाँ पर ली गई है, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्रित किया गया था। और इन्होंने क्या है, इस कविता को गांव-गांव में घूमकर एकत्रित किया था, इकट्ठा किया था। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। और बताते हैं कि लोक साहित्य में संरक्षण की दृष्टि से, मतलब सुरक्षा रखने की दृष्टि से, हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में भी बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं, और हिंदी में कहते हैं इनको, कवि को, कि राम नरेश त्रिपाठी जी क्या है, बाल साहित्य के जनक हैं, पिता हैं। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, और इन्होंने क्या है, कई वर्ष तक जो बानर नाम की पत्रिका चलती थी बच्चों के लिए, उसका संपादन का कार्य किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। और इस पत्रिका में क्या है, जो मौलिक और जो शिक्षा देने वाली कहानियाँ हैं, प्रेरक प्रसंग आदि इनमें मिलते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की हैं। और बताते हैं कविता के अलावा इन्होंने नाटक लिखना, उपन्यास लिखना, आलोचना, संस्मरण आदि जो गद्य की विधाएं हैं उस पर भी कार्य किया है। प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है, और जो भी पथिक कविता हम पढ़ेंगे अभी, वह खंड काव्य के जो पहले सर्ग है उससे ली गई है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वही बसना चाहता है। इस कविता में बताया गया है कि इस दुनिया के दुखों से विरक्त होकर जो काव्य नायक है वह पथिक प्रकृति की सुंदरता पर इतना आकर्षित हो जाता है, इतना मोहित हो जाता है कि वहीं रहना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है, और वह क्या है, किसी साधु से देश सेवा का व्रत ले लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, और राजा के द्वारा उसे क्या है, राजा लोग क्या करते हैं, मृत्युदंड उसे दे देते हैं। परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती, परंतु व्रत लेने के कारण साधु संतों से उसकी जो
कीर्ति है, यश है, वह संसार में बना रहता है और समाज में भी बना रहता है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पथिक है वह क्या है, सागर के किनारे पर खड़ा हुआ है और उसकी सुंदरता पर मोहित होता है। प्रकृति की इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। और इस सुंदरता को वह कैसे पाना चाहता है, तो बताया कि मधुर, मनोहर, उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह उसको प्राप्त करना चाहता है सुंदरता को। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। और जब वो प्रकृति पर मोहित होता है तो वो अपनी जो उसकी पत्नी होती है उसके प्रेम से दूर चला जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। और बताते हैं ये जो कविता है स्वच्छंदतावादी है और इस कविता में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत अर्थात अनूठा ही संयोग मिलता है। अब हम पढ़ेंगे इस पथिक कविता की पंक्तियों को, फिर इसके अर्थ को समझेंगे, फिर इसकी व्याख्या को समझ के हम प्रश्नोत्तर की ओर जाएंगे। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अंधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भर दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। आगे और पंक्तियाँ देखते हैं हम। जब गंभीर तंब अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को चिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुक्त चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण चलत पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व मोहनहारी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। यहाँ पर पहले हम सामान्य अर्थ को जानते हैं, फिर हम व्याख्या के साथ चलेंगे। यहाँ पर जो पथिक का मतलब होता है राहगीर, तो राहगीर यहाँ पर जा रहा है, वो कह रहा प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में बारिद माला। तो यहाँ पर सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बदलकर, मतलब प्रत्येक समय नए नए वेश को बना करके रंग बिरंगे निराला, और कैसे रंग बिरंगे अलग अलग, रवि के सम्मुख थिरक रही है मतलब सूर्य के सामने नाच रही है, थिरक रही मतलब नाच रही है। नभ में बारिद माला मतलब आकाश में बादलों की पंक्तियाँ क्या कर रही हैं, डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं।
नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। और बता रहे हैं कि नीचे क्या है, नीला समुद्र है, और ऊपर क्या है, मन को मोहने वाला नीला आकाश है। घन पर पैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। यहाँ पर राहगी का मन, पथिक का मन चाह रहा है कि मैं क्या है, बादलों पर बैठ कर के इन दोनों के बीच में घूमना चाहता हूँ। मतलब यहाँ प्रकृति का दृश्य इतना सुंदर लग रहा है कि उसका मन कर रहा है कि वो भी क्या है, बादलों पर बैठ कर के और पूरे दृश्य को घूम कर आए, देख कर आए। आगे कह रहे हैं रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है। रत्नाकर यहाँ पर है समुद्र के लिए, सागर के लिए। तो सागर क्या कर रहा है, आवाज़ कर रहा है। आपने देखा होगा समुद्र में जब पानी और हवा दोनों मिलते हैं तो एक अलग ही आवाज़ निकलती है, तो वो आवाज़ निकल रही है। मलयानिल बहता है, और यहाँ पर मलयानिल, अनिल का मतलब होता है जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ों पर पेड़ होते हैं चंदन के, तो उन चंदनों के पेड़ से जो सुगंधित चंद की वायु है, चंदन की जो वायु है वह बह रही है, मन को मोह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। कह रहे कि हे प्रिय, मेरे मन में हमेशा ये हौसला बना रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के, मतलब मैं इस विशाल विस्तृत जो महिमा का जो सागर है उसके घर के कोने कोने में जाऊं और लहरों पर बैठ कर के पूरे कोने कोने को जी भर भर के देखूं, मतलब उसका पूरा आनंद लूं। आगे कह रहे हैं कि निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, और बता रहे हैं जलनिधि मतलब यहाँ पर वही समुद्र के नीचे क्या है, सूर्य का जो प्रकाश वह पड़ रहा। आपने देखा होगा जैसे नदी तालाब वगैरह होते, समुद्र होते हैं, ऊपर सूर्य जब निकलता है तो पूरा उसका प्रतिबिंब ज्यों का त्यों पानी पर पड़ता है, तो वो पूरा प्रतिबिंब यहाँ पर क्या हो रहा है, पड़ रहा है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, और ऐसा लग रहा है कि मान लो कंचन का मतलब होता है सोने के मंदिर पर जो कंगूरे लटकाते हैं, आपने देखा होगा, तो वो कंगूरे लटक रहे हों। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, और ऐसा लग रहा है कि मानो लक्ष्मी की सवारी पुण्य भूमि पर आ रही हो। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, और ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जी जब आ रही हैं तो समुद्र ने उनके लिए क्या है, सोने की सड़क बना दी है, सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है, उस पर से लक्ष्मी चलकर आ रही हैं। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, और जो समुद्र है, सागर है, वह कैसे गरज रहा है, तो भय रहित होकर दृढ़ता के साथ और गंभीर भाव से गर्जन कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, और लहरों पर जब लहरें आती हैं तो इतना सुंदर दृश्य लग रहा है कि मानो ये तो अत्यधिक सुंदरता का दृश्य है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख का क्या पा सकता है प्राणी, और यहाँ पर कवि कह रहा है, जो पथिक है वह कह रहा है कि प्राणी इससे ज़्यादा सुख और क्या पा सकता है, मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर सुख तो यही है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख का, हाँ, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी, और कह रहे हैं कि इस सुंदरता का तुम हृदय से अनुभव करो और इसके अनुराग को, प्रेम को अपने हृदय में भर लो, और यही क्या है, कल्याण करने वाला है, यही सुख देने वाला है। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है, सबसे बड़ा सुख तो यही है। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, और बता रहे हैं कि जब अंधकार क्या करता है, रात्रि में सारे संसार को ढक लेता है, मतलब सूर्य का चला जाता है और चंद्रमा का यहाँ पर उदय हो जाता है। तो चंद्रमा के उदय पर कैसा दृश्य होता है वो बता रहे। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, और जैसे ही चंद्रोदय होता है तो सारे आकाश में क्या हो जाते हैं, तारे टिमटिमाने लगते हैं। सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, मतलब जो चंद्रमा है वह मुस्कुराते हुए और यहाँ पर धीरे धीरे गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और क्या करता है, गंगा नदी के किनारे आकाश रूपी जो आकाश गंगा बोलते हैं जिसको, आकाश गंगा के
किनारे पर खड़े होकर के क्या करता है, मधुर गीत गाता है। उससे ही भी मुक्त हो नभ में चंद्र भी हंस देता है, और बताते हैं उस पर ही मोहित होकर के जो आकाश में चंद्रमा होता है वह भी क्या कर देता है, हंस देता है, मुस्कुरा देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, और यहाँ पर जो अनेक प्रकार के वृक्ष, पत्ते, फूल, इनसे जो वृक्ष होता है वह क्या करता है, अपने शरीर को ढक लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, और पक्षी भी क्या है, अपनी हंसी को संभालते नहीं हैं और स्वयं ही क्या करते हैं, अपने आप चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की आनंद महक उठते हैं, और फूल भी क्या करते हैं, सांस लेकर के और आनंद के साथ महक उठते हैं। वन उपवन गिरी सांस कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, और बता रहे हैं कि जंगल, बगीचे, पहाड़, पर्वत, कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होती है, बारिश होने लगती है, मतलब बादल बरसने लगते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं, और मेरा जो आत्म प्रलय है वह होने लगता है, और मेरे आंखों से सहसा आंसू निकलने लगते हैं। इतने सुंदर दृश्य को देखकर मेरे आंखों से अपने आप ही आंसू निकल आते हैं। पढ़ो लहर तरण तरु गिरि नभ किरण जलत पर प्यारी, और कह रहे हैं कि पढ़ो लहर, किनारा, तिनका, पेड़, पहाड़, आकाश, किरण, बादल पर ये जो प्यारी ये जो दृश्य रहता है, और इन पर ही हमारे जो आंसू हैं वह क्या हो जाते हैं, गिरने लगते हैं। लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी, मतलब इस मधुर कहानी पर जो विश्व है वह भी क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, और पथिक कहता है कि ये मनोहर कहानी कितनी उज्ज्वल है। जी मैं है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी, और मेरा हृदय तो करता है, मेरा मन तो करता है कि मैं विश्व की वाणी बन करके इसकी पूरी कहानी को साक्षर लिख दूं, मतलब अक्षरों में वखान कर दूं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, और ये जो प्रकृति का दृश्य है वह कैसा है, स्थिर है, पवित्र है, और आनंद को प्रवाहित करने वाला है, और हमेशा ही क्या है, शांति और सुख को देने वाला है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। मतलब ऐसी प्रकृति का जो सौंदर्य रूपी मेरा जो प्रेम है और जो इसका साम्राज्य है वह कैसा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, और बहुत ज़्यादा नहीं, अतिशय ही सुंदर है। अतिशय मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ऐसे दृश्य को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मेरा मन करता है मैं यहीं पर बस जाऊँ और इस आनंद को उठाता रहूँ। अब हम सारांश के रूप में जानेंगे आखिर पूरे कविता में क्या बताया गया है। तो प्रस्तुत अंश पथिक के शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता, वहीं रहना चाहता है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। कवि प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहते हैं, मतलब यहाँ पर प्रकृति का क्या है, मानवीकरण किया है, मतलब मानव के जैसा बताया है। आकाश में बादल रंग बिरंगे वेश बना कर के सूर्य के सामने नर्तकी की तरह थिरकते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब डांस करते हैं। कवि का मन इन्हीं बादलों के बीच बैठकर प्रकृति का आनंद लेने का कर रहा है, जिसके ऊपर नीला मनोहर आकाश है और नीचे विशाल समुद्र है। जहाँ एक और समुद्र का गर्जन कवि के मन में साहस पैदा करता है, तो वहीं दूसरी ओर मलयगिरी से निकलती सुगंधित जो हवाएं हैं वो मन को मोहित करती हैं। कवि का मन इस विशाल समुद्र की लहरों में हिलोरें मारने का करता है, मतलब उसका मन करता है कि मैं विशाल समुद्र की लहरों में भी हिलोरें मारूं, मतलब मैं भी ऐसे ही लहराऊं। सूर्योदय के समय समुद्र तट से निकलता सूर्य का प्रतिबिंब समुद्र को अपनी लहरों में आभा से चमका रहा है।
कवि ने इसकी तुलना लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर के कंगूरा से की है, और इसकी जो तुलना है वह किससे, लक्ष्मी जी का जो सोने का मंदिर है उस पर टंगा हुआ जो कंगूरा होता है उससे की है। समुद्र तल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो समुद्र ने लक्ष्मी के आगमन की तैयारी में स्वर्ण सड़क तैयार कर दी, और ऐसा लग रहा है कि समुद्र लक्ष्मी जी आ रही हैं, इसलिए उसने क्या है, सोने की सड़क उनको बना दी है निकलने के लिए। समुद्र निर्भय, दृढ़ और गंभीर भाव से गर्जन कर रहा है और उसमें उठती लहरें सुंदर लग रही हैं। कवि कहते हैं कि, या कहता है कि संसार में इससे बढ़कर और कोई सुख हो ही नहीं सकता, सबसे ज़्यादा सुख तो इसी में है, और अपनी प्रेयसी से इसका आनंद लेने के लिए कहता है। कवि अर्धरात्रि का वर्णन करते हैं कि अंधेरा होते ही आकाश में तारों की चमक बिखर जाती है। ऐसा लगता है कि जगत का स्वामी चुपके से मुस्कुराता हुआ धीमी धीमी गति से आता है और आकाश गंगा के किनारे खड़ा होकर मधुर गीत गा रहा है, मतलब मधुर गीत को गाता है। प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर मधुर गीत गा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर चंद्रमा भी हंसता हुआ प्रतीत होता है। वृक्ष पत्तियों और फूलों से सजे हुए प्रतीत होते हैं, मतलब वृक्ष भी क्या है, पत्तियों और फूलों से सज गए हैं, ऐसा लगता है। पक्षियों की चहचहाहट से उनकी प्रसन्नता जाहिर होती, मतलब पक्षी जब चहचहाते हैं तो ये खुशी भी क्या है, प्रकट हो जाती है। फूलों की खुशबू सुख की अनुभूति कराते हैं। मेघ बनों, उपवनों, पर्वतों और कुंजों पर बरसकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए प्रतीत होते हैं। प्रकृति के इस मनोरम दृश्य को देखकर कवि की आंखों से भी क्या है, अश्रुधारा बहने लगती, मतलब आंसू आने लगते हैं। कवि इस मधुर प्रेम कहानी को अपने शब्दों में लिखकर अपनी प्रेमिका से पढ़ने के लिए कहता है। कवि के अनुसार प्रकृति की यह मनोहर उज्ज्वल प्रेम कहानी मन को सुख और शांति का अनुभव कराती है। कवि अपने शब्दों में काव्य रचना कर विश्व को प्रकृति की इस सुंदरता से परिचय कराना चाहता है कि मतलब जो प्रकृति है वह कितनी सुंदर है। अब आते हैं इसके अभ्यास प्रश्न पर। तो अब आएंगे हम कविता के साथ। पहला प्रश्न होगा कविता के साथ। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, विचरना चाहता है मतलब घूमना चाहता है। तो पथिक का मन बादलों के बीच बैठकर आनंद विहार करने का है। कवि का मन नीचे मनोरम सुंदर और ऊपर नीले आकाश के बीच रंग बिरंगे बादलों पर बैठकर प्रकृति का आनंद उठाना चाहता है। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है। तो सूर्योदय वर्णन के लिए निम्नलिखित दृश्य बिंबों का प्रयोग किया गया है। नंबर 1, लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा। नंबर 2, लक्ष्मी की सवारी को धरती पर उतारने के लिए समुद्र देव द्वारा बनाई गई स्वर्णिम सड़क। सूर्य के सम्मुख रखती हुई बारिद माला। ये सभी बिंब यहाँ पर दिए गए हैं। आज से स्पष्ट कीजिए, मतलब यहाँ पर इसका हमें अर्थ समझाना है जो पंक्तियाँ दी गई हैं। सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। इन पंक्तियों में सूर्य को जगत का स्वामी बताया गया है, जो धीमी गति से आता है और आकाश गंगा के किनारे खड़ा हो जाता है। सस्मित बदन का अर्थ है चेहरे पर मुस्कान लिए हुए ये रहता है। सूर्य आकाश गंगा की सुंदरता को देखकर मधुर गीत गाता हुआ प्रतीत होता है, मतलब लगता है कि मानो वो है उसको देख करके गीत गा रहा है। कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति की सुंदरता जगत के स्वामी सूर्य को भी सम्मोहित करती है, मतलब उनको भी आकर्षित करती है। अगला है, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी जी, मैं है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी। तो इसका उत्तर होगा कि कवि ने इन पंक्तियों में प्रकृति की प्रेम कहानी का वर्णन किया है कि प्रकृति की प्रेम कहानी कैसी है। समुद्र तट प्रकृति का दृश्य इतना मनोरम है कि यह प्रकृति में प्रेम कहानी सा प्रतीत होता है। कवि इस प्रेम कहानी को अपने अक्षरों में बखान करना चाहता, वर्णन करना चाहता है, जिससे संसार भी इस प्रकृति की सुंदरता का आनंद उठा सके, उसके आनंद को ले सके। अगला प्रश्न है,
कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है। ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखें। तो इसका है रत्नाकर गर्जन करता है। यहाँ रत्नाकर अर्थात समुद्र के जल को भयंकर आवाज करते हुए दर्शाया गया है। सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। जगत का स्वामी सूर्य को कहा गया है, जो सांझ होते ही आकाश के किनारे धीमी गति से मुस्कुराते हुए आकर खड़ा हो जाता है, अर्थात सूर्यास्त हो जाता है। यहाँ सूर्य को हंसते हुए दिखाया गया है। नभ में चंद्र बेहस देता है। चंद्रमा को हंसता हुआ दर्शाया गया है, दिखाया गया, अर्थात चंद्रमा की सुंदर एवं मनोरम छटा आकाश में बिखर जाती है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। यहाँ वृक्षों को सजता हुआ दिखाया गया, अर्थात वृक्षों पर पत्तों और फूलों के आने से हरियाली छा जाती है, सुंदरता आ जाती है। अब हम देखेंगे कविता के आसपास से प्रश्न। समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं? लगभग 200 शब्दों में लिखिए। तो समुद्र को देखकर यही लगता है कि यह खुले आकाश की तरह विशाल और गहरा है। इसकी विशालता देखकर इसमें गोते लगाने का मन करता है कि हम भी समुद्र के अंदर गोते लगाएं। समुद्र का जल खारा होता है और इसे पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। मतलब हम समुद्र के जल को नहीं पीते, नदियों के जल को पीते हैं। यदि ऐसा ना होता तो पानी की समस्या बहुत हद तक कम हो जाती। मतलब जो हमें पानी की समस्या होती है, यदि समुद्र का जल हम पी सकते तो हमारी जो पानी की समस्या है वह क्या हो जाती? कम हो जाती। समुद्र की लहरें जब ऊंची उठती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब आपने देखा होगा समुद्र के किनारे आप कभी खड़े होना, और वो जब लहरें उठती हैं ना तो बहुत सुंदर दृश्य लगता है। ऐसा लगता है बस उनको देखते ही रहें और उन लहरों के साथ हम भी लहराएं। इसकी गर्जन का शोर मन में डर पैदा करता है, डर पैदा नहीं करता बल्कि हमें डर से निकालता है। समुद्र के किनारे का सूर्योदय और सूर्यास्त का समय बहुत ही मनमोहक होता है, मतलब मन को मोहने वाला होता है। मेरा मन करता है कि समुद्र को यहीं रोक लूं ताकि इसकी शांति मन को सुख पहुंचाती रहे। अगला प्रश्न है, प्रेम सत्य है, सुंदर है। प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर चर्चा करें। प्रेम सत्य सुंदर है, चाहे वह किसी भी रूप में किया गया हो, चाहे वास्तविक और सच्चा होना चाहिए। जो प्रेम है वह कैसा होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए। इसके विभिन्न रूप हैं। माँ का प्रेम ममता के रूप में और वात्सल्य के रूप में, और ये जो हमारे माँ का प्रेम होता है उसको हम ममता और वात्सल्य से भरा हुआ पाते हैं। जो निस्वार्थ भावना से परिपूर्ण होता है, मतलब निस्वार्थ भावना से युक्त होता है। देश प्रेम में त्याग और साहस की भावना होती है। प्रेयसी प्रेम प्रकृति प्रेम से सभी मन को सुकून पहुँचाते हैं और त्याग की भावना लिए हुए होते हैं। प्रेम त्यागमय ही होता है। वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इस पर चर्चा करें व लिखें कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं। तो यह सच है कि वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। शहरीकरण और लोगों की बढ़ती व्यस्तता उन्हें प्रकृति से विमुख कर रही है। पहले आपने देखा होगा कि हमारे गाँव में क्या होते थे, घर बनते थे तो पेड़ पौधे घर के आंगन में ही लगाए जाते थे। तो इस प्रकार से हम प्रकृति से जुड़े रहते थे। परंतु आजकल शहरीकरण होने के कारण लोग वाग क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े घर बना लेते हैं और उनमें एक भी पेड़ नहीं लगाते हैं। और शहरीकरण बढ़ने के कारण मतलब इतना व्यस्त जीवन हो गया है कि लोग वाग क्या है, पेड़ पौधों के पास जा भी नहीं पाते हैं, तो उनसे हट जाते हैं प्रकृति से। पेड़ पौधों के निरंतर काटने से प्रकृति की हरियाली कम होती जा रही है और पेड़ पौधे कटने से जो प्रकृति का दृश्य वह कम होता जा रहा है। महानगरों में रहने वाले लोग अपने ही तक सिमट कर रह गए हैं। मतलब वो अपने में ही टीवी मोबाइल इनमें ही लगे रहते हैं। उन्हें प्रकृति के दृश्य देखने का मौका ही नहीं मिलता। मतलब वो सूर्योदय भी नहीं देख पाते हैं। उनके पास प्रकृति का आनंद उठाने का समय भी नहीं है। प्रकृति से जुड़े रहने के लिए वृक्षारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। घनी आबादी वाले स्थानों पर पार्क या बगीचों का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि हम पेड़ पौधे प्रकृति के दृश्यों को, फूल पत्ती आदि को देख पाएँ, जिससे कि बच्चे खुली हवा में सांस लेकर खेल सकें। घर के किनारे
हरित पट्टी का निर्माण करना चाहिए तथा छोटे छोटे पेड़ पौधों को समय समय पर लगाते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या है प्रकृति से जुड़ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।